लेवल 1 का 15th प्रॉब्लम देखिए। A bob of mass 10 kg is attached to a wire 0.3 meters long and breaking stress this. The area of cross section of wire is this. Maximum along the maximum angular velocity with which it can rotate in horizontal circle. देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। अब जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वह उन्हें दे रखा है 4.8 इंटू 10 to the power 7. दिस मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम टेंशन। इससे ज्यादा टेंशन होगा तो वो तार टूट जाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया इज 10 to the power, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया इज 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर. So maximum tension that wire may sustain is 10 to the power 7 into 10 to the power -6 न्यूटन. इससे ज्यादा टेंशन नहीं हो सकता, मीन्स 48 न्यूटन. इससे ज्यादा टेंशन उस वायर में नहीं आ सकता. अब ये तो बड़ा साधारण सा सवाल है. दैट टेंशन मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछिए तो टेंशन इज m ओमेगा स्क्वायर r. बस. सो टी मैक्स के लिए मैं लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर मैक्स इंटू r. तो टी मैक्स की जगह 48 न्यूटन लिख दो, मास की जगह पर 10 kg और ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम और r की जगह पर लिख दो इंटू 0.3. सो ओमेगा मैक्स इज 48/3 अंडर रूट और 16. ओमेगा मैक्स इज 4 रेडियन पर सेकेंड. ये एक बड़ा ही आसान सा सवाल था, कोई खास सवाल नहीं था, सिर्फ इसमें स्ट्रेस पता होने वाली बात थी. अब 20th प्रॉब्लम. A particle moves with constant speed u along a circular path of radius r. Complete the circle in time t. The acceleration of the particle is. देखिए वह u कांस्टेंट स्पीड u, स्पीड इज u एंड दिस इज कांस्टेंट एंड रेडियस इज r. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पीड u रेडियस r, तो एंगुलर वेलोसिटी है u/r और एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल होता है u²/r या फिर ओमेगा²r. एनीवे अब मुझे वेलोसिटी टर्म नहीं आने देना है, सिर्फ रेडियस. तो मैं यह लिख सकता हूं दैट दिस वेलोसिटी इज 2πr अपॉन t. वेलोसिटी इज 2πr अपॉन t. So acceleration is 2πr by t whole square into 1/r. So acceleration is 4pi square r upon t.
तो उन्होंने लिख रखा है 2 pi r is the distance upon time is the velocity, v square by r. क्या किया है st square and then 2 pi r by t कौन ने u लिख दिया है, 2 pi r by t को u लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 pi u upon t. इस तरह से जो आंसर देखने लगेगा acceleration is 2 pi r 2 pi u upon t. This is the acceleration. 2 pi square r by t square और फिर 2 pi r by t को हमने u लिख दिया है बस. Hence the answer is 2 pi u by t. लेवल 1 के यह सारे प्रॉब्लम देखने के बाद अब हम लेवल 2 के 8 को पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद 13, 14, 16, 8. A small block is shot into each of the 4 tracks as shown in figure. Each of the track rises to the same height with the speed v. The speed with which the block enters the track is same in all cases. The highest point of the track, the normal reaction is maximum m. देखिए हम कहेंगे एक ब्लॉक को हमने हिट करवाया और हर एक ट्रैक की फाइनल हाइट सेम है, तो ट्रैक के ऊपर जो वेलोसिटी है वह सेम हो जाएगी अल्टीमेटली. आप देखिए इस तरह का कोई सा भी ट्रैक है, इधर यदि उसकी वेलोसिटी v है तो इधर कुछ वेलोसिटी v डैश होगी. ट्रैक के टॉप मोस्ट पॉइंट पर यदि इधर वेलोसिटी v है तो, और इस v और v डैश को हम रिलेट कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से. हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर. If v is same in all case and h is the same in all case, then v dash is also same in all the case. सबसे पहले यह कंक्लूड कर लिया कि यदि सभी केसेस में v सेम है और हाइट भी सभी केसेस में सेम है तो v डैश भी सभी केसेस में सेम हुई. अब इस केस में टेंशन कैसे लिखेंगे हम? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा कि mg इधर m v डैश स्क्वायर बाय r और नॉर्मल रिएक्शन. So normal reaction is equal to m v dash square r minus mg. अब जरा सोचिए, यह नॉर्मल रिएक्शन के लिए जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होगा. हम कहते हैं mg माइनस mg हर एक केस में दिखेगा, m हर एक केस में दिखेगा सेम है, v डैश हर एक केस में सेम है. तो अब नॉर्मल रिएक्शन R पर डिपेंड करा. इफ R इज इंक्रीजेस, यदि R ज्यादा होता है तो m v डैश स्क्वायर बाय R यह कम हो जाता है और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है.
लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होएगा, उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होएगा। और मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम दिखा है केस ए। इन केस 1, इन केस ए, जहां पर ट्रैक बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है, इस जगह पर R is minimum, and hence N is maximum. यह बात सोचनी है। बड़े ध्यान से समझिए। 13th, 14th, 15th ऑब्जेक्टिव इसके बाद कर डालू, लेवल 2 के। Let's start reading 13th objective. The stone tied to a string of length L is whirled in vertical circle with other end of the string at the center. At the certain instant of time, the stone is in lowest position and at a speed v. The magnitude of change in velocity as it reaches the point where the string is horizontal. It's simply need energy conservation principle. एक स्टोन इससे टाइड है, लेंथ इज L, वर्टिकल सर्कल मोशन। यह जब इधर से इधर आ जाता है, इस जगह पर इसकी स्पीड u है, इधर आने पर इसकी स्पीड u डैश क्या होगी? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। बस हम कहेंगे इस जगह पर एनर्जी है हाफ mu स्क्वायर, इस जगह पर एनर्जी है mgl प्लस हाफ mu डैश स्क्वायर। थ्रूआउट u स्क्वायर इक्वल टू 2gl प्लस u डैश स्क्वायर। So u dash is equal to under root of u square minus 2gl. This 13th problem. Then 14th problem solve करते हैं। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length at the initially placed at distance L from end A of the rod. The rod is set in angular motion about A with constant. हाँ 13 का आंसर मैच नहीं हो रहा। ऐसी बात कर रहे हो क्या? 13 का आंसर the stone, मैं एक और बार 13 पढ़ लेता हूं फिर। The stone tied to a string of length L is whirled in vertical circle with other end of the string at the center. With other end of the string at the center. At certain instant of time, the stone is at lowest point. The magnitude of change in velocity. अरे उनने पूछा magnitude of change in velocity as it reaches the position where string is horizontal. अब उनने magnitude of change in velocity पूछा है, तो हमने गलत निकाल दिया, हमने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं। उन लोगों ने जब पूछा था वो था मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और हमने जो निकाल दिया है वो सिंपली फाइनल वेलोसिटी निकाल दिया। इसी समय हम 13th को दोबारा करते हैं। इनफैक्ट दोबारा नहीं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज v1 and this is u into I cap, and final velocity is v2 and this is u dash।
हमने इधर इसकी स्पीड लिख ली और एनर्जी कंजर्व करके इधर स्पीड निकाल ली। V2 इज अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर माइनस 2GL इंटू J कैप। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ये हमने इनिशियल स्पीड लिखा था और ये फाइनल स्पीड लिखा था। अब यदि इसको हमको वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों होना चाहिए। अब चेंज इन वेलोसिटी हुआ V1 माइनस V2, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा मैं U I कैप माइनस अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर माइनस 2GL इंटू J कैप। अब इसके बाद उन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए मैं U स्क्वायर प्लस UX स्क्वायर प्लस UY स्क्वायर U स्क्वायर माइनस 2GL, तो ये हो जाएगा 2U स्क्वायर माइनस 2GL अंडर रूट ऑफ दिस। So this comes out to be under root of 2U square minus GL. Hence the correct answer is D. D is the correct answer. यह अब 13th प्रॉब्लम बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इनफैक्ट IIT JEE 1998 में आया हुआ सवाल है, उसमें हमने यहां तक करके अधूरा ही करा था। उनने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो पूछा उसको बड़े ध्यान से डिटरमाइन करने के तरीके को समझ, उसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करना है और सॉल्व करना। देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। Start reading it. A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and initially placed at distance L from one end of the rod. यह रॉड है। In fact, दिस इज रॉड और इसमें यह बीड है। एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड A. The rod is set in angular motion about A with constant angular acceleration alpha. If coefficient of friction between rod and the bead is mu, gravity is neglected after what time after which bead starts slipping? कितने समय के बाद यह बीड स्लिप करने लगेगी? देखिए, अब हम कहते हैं इस बीड पर दो एक्सीलरेशन लगेंगे। वह दो एक्सीलरेशन सबसे पहले इंडिकेट करता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बन गया है ये। यह तो रॉड है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, तो यह जो बीड है जो किसी दूरी L पर है, इसको बाहर ले जाने के लिए कौन प्रयास करेगा?
इसको बाहर ले जाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे पहले तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वह m ओमेगा स्क्वायर एल, तो m अल्फा स्क्वायर एल इंटू टी स्क्वायर, m अल्फा स्क्वायर एल इंटू टी स्क्वायर। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। इसकी वजह से वह बीट बाहर जाने की कोशिश करेगा, मगर इसके साथ में इस पर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लगेगा। यह टेंजेंशियल एक नॉर्मल रिएक्शन रॉड का जो इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा, और वह टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा वह अल्फा इंटू एल। तो नॉर्मल रिएक्शन इज m into tangential acceleration, that is m alpha into L. इसकी वजह से वहां एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रेडियली आउटवर्ड है और एक फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा, और वह जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह म्यू इंटू एन, यह मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एम अल्फा इंटू एल। अब हम कहते हैं कि जैसे ही यह फोर्स द बीड स्टार्ट स्लिपिंग, इफ फोर्स एक्सीड फ्रिक्शनल फोर्स, द बीड slip if this force becomes greater than equal to maximum frictional force. So m alpha square L into t square, जब यह greater than equal to mu m alpha L हो जाएगा, तो वो स्लिप करने लगेगा। L से L कट गया, m से m कट गया, एक अल्फा से एक अल्फा कट गया। सो व्हेन t स्क्वायर बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू बाय अल्फा, और व्हेन t एक्सीड्स अंडर रूट ऑफ म्यू बाय अल्फा। 14th प्रॉब्लम में व्हेन t एक्सीड्स म्यू बाय अल्फा, यह अंडर रूट ऑफ म्यू बाय अल्फा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए। A system of binary star of mass ma and mb are moving in a circular orbit of radius ra and rb. If TA and TB are the time period of masses MA and MB, then respectively, देखिए इस प्रॉब्लम को हम ग्रेविटेशन के लिए छोड़ देते हैं। हम इस प्रॉब्लम को ग्रेविटेशन के लिए छोड़ते हैं। अभी सिर्फ मैं यह बताता हूं कि बाइनरी स्टार्स यदि हैं S1 और S2, यह बाइनरी स्टार, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी है, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट भी, थोड़ा आगे के चैप्टर्स का कंसेप्ट है, इसलिए अभी करने के बजाय इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए छोड़ेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी बात बताता हूं कि इनका एक जगह पर सेंटर ऑफ मास होता है, उसके अबाउट यह दोनों स्टार्स घूमते हैं। यह स्टार
इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट घूमता है और यह स्टार इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट घूमता है। किसी भी समय पर यह इधर है तो अगले इंस्टेंस पर यह स्टार्स आपको इधर दिखाई देते हैं। कुछ समय के बाद यह स्टार्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं, यह S1, यह S2, फिर यह S1, यह S2, और कुछ समय के बाद इधर S1 आ जाएगा और इधर S2 आ जाएगा। और खास बात, टाइम पीरियड TA और TB फॉर बाइनरी स्टार बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये डिस्कशन हम सर्कुलर मोशन में करने के बजाय ग्रेविटेशन में करेंगे, क्योंकि द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम नीड्स द नॉलेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज सेंटर ऑफ मास। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज सर्कुलर मोशन को हम इस स्टेज पर लाकर बिल्कुल फिनिश डिक्लेयर करते हैं। ऑल्दो सर्कुलर मोशन के हमने इतने प्रॉब्लम्स और इतने अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए हैं दैट दिस इज सफिशिएंट। इसमें हमने IITJEE में पूछे गए सवालों को भी डिस्कस करा, काफी अच्छे सवाल डिस्कस हुए हैं। इस लेवल पर यदि आप सर्कुलर मोशन कर लेते हो तो कोई सी भी एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन पर पूछा गया सवाल आप अवश्य करोगे। एनीवे, इस सर्कुलर मोशन को हम एडअप करते हैं जब आगे हम रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। तो अभी जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब आप सर्कुलर मोशन पर इतनी ही मेहनत कीजिए, अब इससे आगे इस चैप्टर में समय देने के बजाय नाउ स्टार्ट डिवोटिंग योर टाइम ओवर WPE, और फिर मैं